Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we will discuss the second chapter, the sectors of Indian economy. The sectors of Indian economy. So, before we are starting the chapter, I want to discuss with you. We see everywhere in our surrounding, many peoples are doing समथिंग, कुछ न कुछ वो लोग करते रहते हैं हमारे आसपास। हर व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आप देखेंगे कि वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आइए इन एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाइड करते हैं, है ना। तो जो एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, जैसा कि आप लोग 9th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो जैसे 2 टाइप की, एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एंड मार्केट एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। तो मार्केट एक्टिविटीज़ में और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस होता है? सपोज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे कि आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रही हैं। और अगर वही खाना वो किसी रेस्टोरेंट में एंड किसी होटल में बनाते हैं, तो वो उसके लिए उनकी क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो आइए वो कौन कौन से पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो की जाती हैं, जो रूरल एरियाज़ में भी की जाती हैं, माइनिंग एरियाज़ में की जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आप फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, अभी हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय द डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। Take for example cultivation of cotton. It takes place within a crop season. Okay, for the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors of like rainfall, sunshine, climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals availability of fodder, है ना। but the product here, milk, also is a natural product, है ना। तो ऐसे ही अगर हम मिनरल्स के बारे में भी बात करते हैं, मिनरल्स के जो ओर्स हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है? वो भी नेचुरल है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, बेसिकली वो क्या करता है? प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, जैसे कि राइस, वीट, कॉटन, मिल्क, वूल, मिनरल्स, ओर्स, है ना, एटसेट्रा। तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। यानी कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हम उस एक्टिव सेक्टर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो द प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। भाई इसके ऊपर बहुत सारे जो अदर प्रोडक्ट्स भी बेस्ड हैं जो प्राइमरी सेक्टर से लिए जाते हैं। दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर, क्योंकि जो वास्ट जो सेक्टर है, ये जो है एग्रीकल्चर के द्वारा ही ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं इसमें, है ना। तो आप देखेंगे कि why primary? This is the because it forms of the base of all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get
are from agriculture. That's why we called it agriculture or related sector also, because dairy, fishing, ये सारे जो हैं ये भी किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। तो आई होप आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये आपको पता चल चुका होगा कि प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं, है ना। प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्जाम कहते लाते हैं। जैसे कि चाहे वो मिल्किंग है ना, चाहे वो एग्रीकल्चर है ना, चाहे वो कल्टीवेशन है, चाहे वो माइनिंग है। तो इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अगर हम यही दूसरी तरफ बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि जैसा कि आपको पिक के थ्रू ही शायद पता चल गया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। कि प्राइमरी, वैसे अगर आपको बता दें तो जो प्राइमरी थिंग्स से आपको जो प्रोडक्शन मिलता है उसको हम मैन्युफैक्चर करके हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी अदर उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम जहाँ पर इस काम को किया जाता है, प्रोसेस को किया जाता है ना, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। एज द प्राइमरी सेक्टर कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वी ऑल्सो रिक्वायर सम इंडस्ट्रियल गुड्स दैट मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल। जस्ट लाइक जैसे कि जो फॉरेस्ट्री है, तो फॉरेस्ट्री क्या है, ये तो प्राइमरी सेक्टर में आता है। बट व्हेन वी टेक गुड एंड कन्वर्ट इट इनटू फर्नीचर, देन फर्नीचर क्या है, हमारे भाई कंफर्टेबल करता है लाइफ को, है ना। तो दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल बाय द सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट जो हमारी फुलफिल हुई है वो किसके द्वारा हुई है, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा हुई है। दिस सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लर्न इट। दिस सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज in which natural products are changed into other forms by way of manufacturing. Example, wheat, we refer it to as industrial activity। जैसे कि अब अगर हम इसको wheat को कहाँ पर दे दें, किसी उसमें आटा मिल में दे देते हैं तो वो इसको बिस्किट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सिर्फ हमारा जो वीट है वो तो केवल एक हमारी सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो वी नीड मैनी थिंग्स, वी नीड ब्रेड, वी नीड मैनी मटेरियल मेड बाय द वीट, ठीक है, बिस्किट्स ऑल्सो। एंड एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय नेचर हैज़ टू बी फर्दर प्रोसेस्ड इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप or at home to create as usable product. For example, manufacturing cloth from cotton, okay, sugar, gold from sugarcane, making building bricks by burning earth in kilns, etc. Thus it is the next step, यानी कि ये क्या है, ये इस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद का ये नेक्स्ट स्टेप होता है। एंड द सेकेंडरी सेक्टर इज़ दैट सेक्टर विच प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि ये जो है सेकेंडरी सेक्टर क्या है। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर के बाद की एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप इसको ऐसे ही थोरोली अगर आप समझते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर के बाद की एक्टिविटीज़ होती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान है सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस थिंग्स के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस जो चीज़ें होती हैं उनको हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ जो ये प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। तो अब जो हम थर्ड उसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझने के लिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर टर्शरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो टर्शरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है,
टर्शरी सेक्टर में क्या कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसको, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, इसमें क्या होता है कि दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. For example, goods that are produced in the primary and secondary sector would need to be transported definitely by the trucks and trains and then sold in the wholesale market or retail shops, and at times it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to other over the telephone and send letters and borrow money from the banks to help production and trade, transport, storage, communication, banking. All these services are comes in tertiary activities and tertiary sector. यानी कि इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया कि ये जो टर्शरी सेक्टर है इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें ये क्या करता है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन अगर मान लीजिए कंपनी में हो जाता है तो वो सिर्फ कंपनी में प्रोडक्शन हो जाने से ही वो वैल्यूएबल नहीं हो जाता है जब तक कि वो कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है। तो कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, यानी कि उसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए होता है कि मैं सपोज बोरो करना है, लोन लेना है तो बैंकिंग की, गोडाउंस की, है ना, बहुत सारी सर्विसेज की, हॉकर्स की, ट्रक्स की। तो इन सब की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, तो ये जो सर्विसेज हैं ये किस में आती हैं, ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स सच सर्विसेज एज दोज रेंडर्ड बाय, जैसे बहुत सारी सर्विसेज हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वॉशरमैन है ना, बार्बर्स हैं, कोबलर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंटरनेट हैं। तो ये बहुत सारी जो सर्विसेज हैं ये इसमें क्या आती हैं, चाहे वो आपका कैफ़े है या एटीएम बूथ ऑपरेटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, है ना। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं किस में आती हैं, ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं। अब यहाँ पर अगर हम तीनों ये जो सेक्टर्स हैं इनकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखिए कि जो प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर है और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, मेनली जो है इनमें जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें मेनली जो है ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ होता है प्रोडक्शन में। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर में आप देखेंगे कि मॉडर्न मेथड यूज़ होता है। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है। On the other hand, it has modern elements like a railway, air transport, banking, and traditional elements like bullock cart and transport on the other. तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है सच एज शुगर केन, ऑयल, सीड्स, कॉटन, जूट। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, उन सारे रॉ मटेरियल्स को लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू और जो फाइनल गुड्स में और ये इक्विपमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, मशीनरी में, माइनिंग इक्विपमेंट में, फर्टिलाइजर्स में उसको वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, दीज आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, बट द टर्शरी सेक्टर too depends on both the primary and secondary sector because it gets essential products including food from the primary as well as items such as buildings, calculating machines, computers and certain other equipments from the secondary sector. Thus all these three sectors are interdependent and interlinked. ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, तो वी कैन जस्टिफाई द आंसर कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यदि एक भी सेक्टर अगर अपनी उसकी प्रोडक्शन रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, तो इसका असर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये अगर हम कैलकुलेशन की भी अगर बात करते हैं कि भाई इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वी आर टॉकिंग दैट कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि जीडीपी में
क्या है, कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, तो अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, सो वी विल इंक्लूड द टर्शरी सेक्टर्स ऑल्सो. These sectors also give employment to many people. By comparing the performance of these three sectors, we will try to find out which among them produce more goods and services. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि we add up the production of all sectors and find the gross domestic product of the country. These are the innumerable goods and services sold in the country, and every sector produces thousands of goods and services. अब ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, है ना, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है भाई. कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, डिफ़िकल्ट तो है, बट लेकिन कैलकुलेशन कैसी नहीं है, ये कैलकुलेशन जो है इम्पॉसिबल नहीं है. तो ये जो कैलकुलेशन जो की जाती है वो किसके, ये जो टास्क है ना, ये जो टास्क है ये मेमोथ टास्क है. ये कैसा टास्क है, ये मेमोथ टास्क है. मेमोथ टास्क यानी कि बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट टास्क है, इम्पोर्टेंट टास्क है ना. तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि हाउ कैन वन ऐड स्कूटर्स, व्हीट, वेजिटेबल्स, है ना, ये सारी चीज़ों को. दिस प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स is solved by the adding up the value of the goods and services of each sector's production, but only the value of the final goods. I am telling you कि जो हम ऐड करते हैं जीडीपी में वो केवल हम किसकी, फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को ऐड करते हैं. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर during a year provides the total production of the sector for the year. Again I am repeating it. जो फाइनल वैल्यूज़, जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यूज़ हैं एंड सर्विसेज की जो वैल्यूज़ हैं, है ना, उनको भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, एंड सम टोटल ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो वी डू नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन जीडीपी. व्हाट आर द इंटरमीडिएट गुड्स, क्या होते हैं भाई, फाइनल गुड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मींट फॉर यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर, है ना. इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर आर कॉल्ड, यानी कि जो कंज्यूमर तक जो जिस रूप में पहुँच रहा है वो फाइनल गुड्स है ना. चाहे अगर वो आटे के रूप में पहुंच रहा है तो वो आटा जो है फाइनल गुड्स में आएगा, और अगर वो बिस्किट के रूप में पहुंच रहा है तो वो बिस्किट जो है फाइनल गुड्स के रूप में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है उसको मैंने क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, पूरे साल में. तो इसको जो है हम क्या करते हैं, उस ईयर का, उस जो सेक्टर का वो टोटल जो प्रोडक्शन है उसका सम जो है वो क्या कहलाता है, तीनों सेक्टर्स का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, है ना, एंड देयरफॉर दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन टू अनदर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ फाइनल गुड. यानी कि यहाँ इंटरमीडिएट जो मैंने आपको बात की कि वो जो फाइनल गुड्स की जो बात की, यानी कंज्यूमर के पास वो जिस रूप में पहुँच रहा है, और इंटरमीडिएट क्या है कि ये वो जो है जिसको कि क्या किया जा रहा है, ये वो सामान है कि जिसको कि कंज्यूमर के पास जो जाता है उससे पहले उसको क्या किया जाता है, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जिसको अदर गुड में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं. इस एग्जांपल से आपको कैलकुलेशन भी समझ में आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो है इंटरमीडिएट गुड क्या है और फाइनल गुड क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कोई फार्मर है, उसने क्या किया, कॉटन को जो उसने प्रोड्यूस की थी उस कॉटन को उसने कितने में सेल किया, 5000 में सेल किया. ठीक है, एक जो थ्रेड मेकिंग फैक्ट्री है उसको. अब जो थ्रेड मेकिंग फैक्ट्री है उसने थ्रेड बनाया और उस थ्रेड को उसने 8000 में क्लोथ मिल को सेल कर दिया. अब क्लोथ मिल ने क्या किया, उसका कपड़ा बनाया, ड्रेस बनाई. ठीक है, और उसको उसने कितने का बेचा, उसने
उसने 10,000 का उसको सेल किया। तो इस तरीके से जो जीडीपी में जो कैलकुलेशन जाएगी वो फाइनल गुड की, यानी कि वो कपड़े की जाएगी, वो क्लोथ की जाएगी, वो फाइनल वैल्यू जाएगी, वो अगर हमने इन दोनों को भी ऐड किया तो वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी जो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन जाएगी वो किसकी जाएगी, 10,000 की जाएगी। दिस फाइनल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स यानी कि क्लोथ and includes all the value additions that have gone into the primary product at various stages of the processing। इस प्रकार आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द कॉटन एंड थ्रेड आर कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं ये डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं पहुंची है, कंज्यूमर के पास, इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया गया है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये इंटरमीडिएट हैं, चाहे वो थ्रेड है चाहे वो कॉटन है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका जो क्लोथ है जिसको बेचा गया है 10,000 में, दैट इज़ द फाइनल वैल्यू 10,000। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है, ये फाइनल वैल्यू है जिसको कि जीडीपी में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और ये जो मेज़रमेंट किया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और ये इसमें बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी भी ये हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा मेमो टास्क है जिसको कि समझने में बहुत टाइम लगता है बच्चों को। ठीक है, एज द कंट्री प्रोसेस द शेयर ऑफ द सेकेंडरी and the tertiary sector in GDP goes on increasing. In the beginning most people were employed in the primary sector। अभी हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, over the time new method manufacturing involved, factories sprang up and the production expanded, है ना, and people who had earlier worked on farms now began to work in the factories in large numbers। As a result, people began to use many more goods that were produced in the factories at cheap rates। But अब आप देखेंगे कि in the way along with the development that the taking place and the secondary sector gradually emerged as the most important in the terms of the total production and employment। ठीक है, तो ये जो आपका जो इसमें हिस्टोरिकल जो चेंजेस हैं, क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर, तो जो चेंजेस हैं इसके जो इसमें सेक्टर्स में जो चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस हैं, तो वो आप देखेंगे कि भाई जो अभी मैंने जो आपसे बात की कि इंडिया में इन दिस ट्रेंड इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व इन द केस ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जैसे कि पहले लोग जो चीप रेट पे इस्तेमाल करते थे चीज़ों को, अब लोगों के यूज़ करने में चेंज आ गया है। लोग जो पहले चीज़ों को इस्तेमाल करते थे अब उनके जो हैं वो चेंजेस हो गए हैं, चेंज हो चुका है। प्राइमरी सेक्टर इज़ स्टिल प्रोवाइडिंग द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। बट अभी आप देखेंगे कि चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है आज भी ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो बट पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। इसमें सेक्टर में जो है लोग अंडर एम्प्लॉयड भी हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो हम अब आगे जो इसमें कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम समझेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको हम आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं वो हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जो मेथड फार्मिंग का यूज़ होता था, मैं एक बार फिर से शुरू कर रही हूँ, है ना, कि जो मेथड फार्मिंग का एग्रीकल्चर में जो होता था बिगिन टू प्रॉस्पर, अब वो भाई मेथड चेंज हो चुका है। पहले लोग किसके थ्रू फार्मिंग करते थे, अब लोगों के वहाँ उसमें इक्विपमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड, अब यहाँ पर ज़्यादा HYV सीड्स के थ्रू ज़्यादा जो है फसल भी ज़्यादा होने लगी है। एंड मैनी मोर कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, और बहुत सारे लोग जो गांव में खेती किया करते थे वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, एंड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा गुना हो चुकी हैं। एंड बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, है ना। हाउ एवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी एंड मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। अब जैसे जैसे ही समय बीतता गया है सैकड़ों सालों में, तो
स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, फैक्ट्रीज़ आई हैं और जैसे कि इंपोर्ट हुई हैं, मशीनें भी इंपोर्ट हुई हैं विदेशों से। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड इन फार्म, अब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे हैं। पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स, अब वो जो हैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं, गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। सेकेंडरी जो सेक्टर है वो भी ग्रेजुअली इम्पॉर्टेंट हो चुका है ना। और जो है टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में इसीलिए हम देखेंगे कि जो ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन, दिस मीन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज, यानी कि जो पुराने टाइम पे जो इम्पोर्टेंस थी अलग अलग सेक्टर्स की, अब वो जो इम्पोर्टेंस है वो चेंज हो चुकी है। जैसे कि 100 साल के बाद आप देखेंगे कि 100 साल बाद भी देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी sector in developed countries. The service sector has become the most important. Yes, अब जो है सर्विस सेक्टर जो है क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड in the service sector. This is the general pattern observed in the developed country. And जो total production है employment का in 3 sectors over the years have there been a change, इसमें कुछ चेंज आया है। ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आया है इसको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे कि क्यों चेंज आया है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो इनके 3 सेक्टर्स के जो जीडीपी में ग्रोथ है उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ना। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इन 3 सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये इनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या होता था, वो सारी चीज़ों को अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी and tertiary sector in India we will watch in next video. Thanks for watching.